हेलो एवरीवन, निर्णय आईएएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आपने चैप्टर 1 कर लिया है और आज हम लोग हिस्ट्री सूत्रा में क्लास 12 के चैप्टर 2 की बात करने जा रहे हैं, जहां हम लोग अशोका की बात करेंगे, मौर्यन एम्पायर की बात करेंगे, हम लोग महाजनपदास की बात करेंगे और बहुत कुछ अगले 15 से 20 मिनट में इस चैप्टर के ओवरव्यू में देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत से पहले आप देख सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, अर्ली स्टेट्स एंड इकोनॉमीज 600 बीसीई से लेकर 600 सीई तक, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा के 600 से लेकर क्राइस्ट एरा के 600 तक जाना है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको सारे अपडेट्स इस एग्जाम के रिलेटेड मिले और न्यूज़पेपर्स के पीडीएफ भी आपको मिल सकते हैं। एज आई गो अहेड, आप देख सकते हैं इसकी शुरुआत में आपको एक इंस्क्रिप्शन दिखाया जा रहा है, जो इंस्क्रिप्शन सांची से लिया गया है। एज यू कैन सी, हमने पहले ही बात की है कि ये 6th सेंचुरी बीसीई की शुरुआत का समय है और इस वक्त हमारे यहाँ कई सारे छोटे टाउन्स डेवलप करना शुरू कर देते हैं, सेटलमेंट शुरू होने लगते हैं, जनपदास बनने लगते हैं। एंड दीज जनपदास कुड बी इन योर नॉर्थ इंडिया, इन योर डेक्कन प्लेट्यू, आपके कर्नाटका में, इन तमाम एरियाज में सेटलमेंट्स हो रहा है। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग बात कर रहे हैं हड़प्पन वाली सिविलाइजेशन के बाद का, ऑलमोस्ट यहां पे आप देख सकते हैं 1500 साल तक, जब आपका ऋग्वेदा एंड ऑल डेवलप हो रहा था, इसी टाइम पे वो कंपोज हुआ था। तो हम लोग उस पीरियड की यहां पे चर्चा कर रहे हैं। अगर देखते हैं तो पहला टॉपिक इसमें है 1 में प्रिंसेप एंड प्रियदर्शी। अगर आप लोग प्रिंसेप की बात जानते हैं, अगर नाम सुना है, तो ये है जेम्स प्रिंसेप। ये वो व्यक्ति है जिसने, आप देख सकते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। आई टेक येलो पेन। ये जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे और इन्होंने अशोका के 2 स्क्रिप्ट्स को डिसिफर किया। वो 2 स्क्रिप्ट्स कौन से थे? ब्रह्मी और खरोष्ठी। ये दोनों स्क्रिप्ट्स में अशोका का नाम कभी अशोका के तौर पे नहीं दिया गया, उनके नाम को रिप्रेजेंट किया गया पियादशी के तौर पे। पियादशी मींस somebody, मीनिंग प्लेजेंट टू behold। तो कई इंस्क्रिप्शंस है जहां किंग अशोका को एज अशोका हु इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट में आपको वहां पे पियादशी के तौर पे इनको मेंशन किया गया है। नाउ इफ यू सी हियर, रेस्ट इज ओके। अब शुरुआती स्टेट्स की बात करते हैं। देखिए ये जनपदास हैं, आप नॉर्थ इंडिया को देख सकते हैं, सेंट्रल इंडिया को यहां देख सकते हैं। इन कई सारे यहां पर आपके जनपदास, शुरुआत के जो स्टेट्स हैं वो डेवलप कर रहे हैं। और कुछ आप देख सकते हैं यहां नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और जो अब आपका अफगानिस्तान का भी पार्ट है। सो इफ यू ऑल सी, इनमें कुछ जो इंपॉर्टेंट है जैसे वज्जी, मगध, कोसल, कुरु, पंचाल, गांधार, अवंती, इनके नाम लगातार हमारे टेक्स्ट बुक्स में, चाहे बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक्स हो, जैन टेक्स्ट बुक्स हो, इनमें इनके नाम आते रहते हैं। हम लोग महावीरा और बुद्धा की भी जब बात करेंगे आगे चैप्टर 4 में, तो हम इन लोगों को देखेंगे कि दे बोथ द ग्रेट किंग्स, ये भी गणाज को बिलोंग करते थे। ना यहां समझिएगा कि ये जो आपके जनपदास हैं, आगे चलकर जब बड़े होते हैं तो कुल मिलाकर 16 महाजनपद बन जाते हैं। इनमें कई जगहों पर आपके राजा रूल करते हैं और कई जगह ओलिगार्कीज है। ओलिगार्कीज यू कैन सी संघा, गना और संघा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, गनाज या संघाज एंड दे वर ओलिगार्कीज। गाइस ओलिगार्की क्या होता है? बेसिकली यहां पे कई सारे राजा मिलकर रूल कर रहे होंगे। तो आपके भगवान महावीर और भगवान बुद्ध दोनों ही ऐसे ओलिगार्कीज को रिप्रेजेंट करते थे या उससे जुड़े हुए थे। नाउ एवरी महाजनपद, मैंने फिर कहा 16 महाजनपद हैं, सारे 16 के 16 महाजनपद के कोई ना कोई कैपिटल टाउन्स होंगे और ये सारे के सारे बहुत ही मजबूती से फोर्टिफाइड रहते थे, मतलब इनकी किलेबंदी हो रखी रहती थी ना। इन्हीं 16 महाजनपदों में एक महाजनपद बहुत बड़ा जब बनता है और डेवलप कर जाता है, वो है मगध। तो आप देख सकते हैं ये जो मगध है, फर्स्ट अमॉन्ग्स द 16, मतलब 16 महाजनपदों में अगर सबसे खास महाजनपद कोई है तो वो है आपका मगध। मगध आपका प्रेजेंट डे बिहार में है और यहां पे कई सारे बहुत ही फेमस एंड उस समय के सबसे डोमिनेंट किंग्स रूल कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं बिंबिसार, अजातशत्रु,
महापद्मानंदा, ये सारे के सारे इस जगह पे रूल कर रहे हैं। मगध का कैपिटल शुरुआत में राजगढ़ है जो कि आज का राजगीर है, और बाद में इसका कैपिटल चेंज करके पाटलिपुत्र कर दिया गया जो कि प्रेजेंट डे पटना है। सो ये है आपकी स्टोरी मगध की। अब इसी मगध में आगे चलकर एक बहुत ही बड़ा एम्पायर डेवलप होता है, दैट्स कॉल्ड योर मौर्यन एम्पायर। नाउ एवरीवन, इस मौर्यन एम्पायर के बारे में हमारे पास जो भी नॉलेज है, बहुत सारे सोर्सेज है, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। एक तो मेगास्थनीज जो कि ग्रीक एम्बेसडर था, इनके सबसे वन ऑफ द फर्स्ट किंग, इनफैक्ट फाउंडर किंग चंद्रगुप्त मौर्य के यहां ये ग्रीक एम्बेसडर हुआ करता था। तो उसके जो अकाउंट से उससे हमें बहुत नॉलेज मिलता है, और दूसरा अर्थशास्त्र नाम की किताब से, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कंपोज की गई थी एक व्यक्ति जिनका नाम है कौटिल्य या चाणक्य। सो ये मगधन एम्पायर जो है उसमें मौर्यन एम्पायर सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी के सबसे महान राजा हैं आपके अशोका। आप देख सकते हैं 272 या 268 एडी से 231 बीसी तक, सॉरी 272 बीसी से 231 बीसी तक इनका रूल चल रहा है। ना इफ यू सी, देखो यहां पे थोड़ा सा एम्बिग्यूटी है कि 272 से शुरू हो रहा है या 268 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये जरूर फिक्स है कि 231, मतलब आज अगर 2024 है तो ऑलमोस्ट आप सोचिए 2265 से लेकर कम से कम 2300 साल पहले तक इनका रूल चल रहा था लमसम उस वक्त। तो अशोक जो है ही इज बहुत महान रूलर है, सभी को पता है, और वन ऑफ द फर्स्ट रूलर हैं जो अपने लोगों से, लोग मतलब सब्जेक्ट्स एंड ऑफिशियल्स से बात करते हैं थ्रू हिज राइटिंग्स, जहां एडिक्ट्स इन्होंने लगाया है रॉक्स पे लिखवाकर, पूरे साम्राज्य में, पूरे एम्पायर में उसको कहीं कहीं लगवाया गया था ताकि लोगों को इनका मैसेज मिल सके। ना इफ यू ऑल सी, आप देख सकते हैं ये है अशोकन इंस्क्रिप्शन का मैप पर, आप देख सकते हैं कहीं मेजर एडिक्ट्स है जहां आपको ये, जैसे गिरनार हो गया मेजर एडिक्ट्स है, कहीं माइनर एडिक्ट्स है जैसे सिद्धपुर हो गया, ब्रह्मगिरी हो गया। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर सकते हैं इसमें कि ऑलमोस्ट इंटायर इंडिया का ये नॉर्थ टू साउथ कवरेज आ जा रहा है इनके एडिक्ट्स में, इनके इंस्क्रिप्शंस में। कई जगह पिलर इंस्क्रिप्शंस भी है, जैसे आप देख सकते हैं ईस्टर्न इंडिया में आपको पिलर इंस्क्रिप्शंस भी बहुत जगह मिल रहे हैं, जिसमें एक बहुत लौरिया नंदनगढ़ बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। तो इनके इंस्क्रिप्शंस है, मेजर रॉक एडिक्ट्स है, माइनर रॉक एडिक्ट्स है, ये पूरे कंट्री में ये फैले हुए हैं। तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं, बट देख सकते हैं आज का जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहां से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, इन तमाम एरियाज में इनके रॉक एडिक्ट्स मिल जाते हैं। अब इस पार्ट में एडमिनिस्ट्रिंग द एम्पायर में यहां यह बताया जा रहा है कि भाई अगर इतना बड़ा किंगडम है या इतना बड़ा एम्पायर है तो इनको रूल कैसे किया गया। तो यहां पे यही है कि भाई जो इनके कैपिटल के नजदीक के एरियाज होंगे यहां पर रूल करने का तरीका थोड़ा अलग होगा, और जो थोड़े दूर के एरियाज होंगे वहां रूल करने का तरीका शायद अलग हो जाएगा। इस चैप्टर में बताया जा रहा है इनके 5 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल सेंटर्स हैं। आप देख सकते हैं कैपिटल पाटलिपुत्र और प्रोविंशियल सेंटर्स तक्षशिला जो यहां पे आपको दिख जाएगा, इसके अलावा उज्जैनी, तोसाली और सुवर्णगिरी, ये सारे के सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस में हैं। ये 5 इनके इंपॉर्टेंट आई वुड से सेंटर्स हैं इनके कंट्री में। तो यहां पे यही कहा जा रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल स्ट्रॉन्गेस्ट होगा कैपिटल या इन प्रोविंशियल सेंटर्स के अराउंड, और दूर जैसे जैसे जाइएगा इनका जो होल्ड है अपने एम्पायर पे वो थोड़ा सा कम जरूर होगा। इसके अलावा अशोका अपने धम्मा के थ्रू जो प्रोपोगेट करते हैं प्रिंसिपल्स, जिसको इन्होंने इंस्क्रिप्शंस पे लिखवाए हैं, एडिक्ट्स पे लिखवाए हैं, इसके थ्रू भी ही इज बेसिकली कम्युनिकेटिंग विथ हिज ओन पीपल। मूविंग अहेड, आप देख सकते हैं लायन कैपिटल, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये आपका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट चिन्ह जो हो जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह है, नेशनल एम्ब्लेम है। एंड आप देखिए यहां पे अशोका के जो स्क्रिप्ट्स है, प्राकृत में इनके इंस्क्रिप्शंस लिखे गए थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट में इनके खरोष्टी स्क्रिप्ट में लिखे गए। इसके अलावा अरेमिक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया गया है अफगानिस्तान में। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके
कौन कौन से स्क्रिप्ट्स थे? तो याद रखिएगा, लैंग्वेज तो प्राकृत है, इसके अलावा अरामिक और ग्रीक। प्राकृत इंस्क्रिप्शंस मोस्टली ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे और नॉर्थ वेस्ट में खरोष्टी में, एंड अरामिक एंड स्क्रिप्ट्स जो ग्रीक स्क्रिप्ट्स थे वो अफगानिस्तान के साइड में इंस्क्रिप्शंस में इनका भी इस्तेमाल किया जाता था। प्रीलिम्स के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। हाउ इंपॉर्टेंट वॉज दिस एम्पायर? फिर से देखिए, जो मगध एम्पायर है ना, या सॉरी मौर्यन एम्पायर है, ये रूल तो करता है सिर्फ 150 सालों के लिए, बट देन इट वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम्पायर, और इसके सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं आपके अशोका। सबसे ज्यादा इनके बारे में चर्चा है, which clearly indicates he was the most strongest, he was the most powerful of all the kings, and ये more humble भी थे, जो कि बाकी के राजाओं के कंपैरिजन में इनके बारे में कहा जाता है इज मोर हम्बल। और इसलिए ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि बाकी के राजाओं ने बड़े ही लॉफ्टी टाइटल्स, महाराजा धीराज टाइप बड़े बड़े टाइटल्स लिए, वैसे टाइटल्स अशोका ने नहीं लिए थे। आगे बढ़ते हैं तो न्यू नोशंस ऑफ द किंग। देखिए, अब मगधन, ये मौर्यन एम्पायर के बाद बाकी एरियाज में भी और कई सारे एम्पायर्स डेवलप होते हैं, जैसे दक्षिण भारत में चोला है, चेरा है, पांड्या है, और इन सब का मेंशन जैसे आप देख सकते हैं तमिलकम, ये एक एंशियंट तमिल कंट्री है विच इंक्लूडेड पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, केरला, इन एडिशन टू तमिलनाडु। इन एरियाज में इन लोगों के डेवलपमेंट, इन लोगों के किंगडम्स डेवलप करते हैं। इनका मेंशन हमें संगम के टेक्स्ट में भी मिलता है। अगेन हम चैप्टर 3 में संगम टेक्स्ट की बात करेंगे। इसके अलावा यहां पे आगे चलकर हम लोग बात करेंगे जैसे सतवाहंस की। वेस्टर्न इंडिया में सतवाहंस का रूल आ जाता है। सिमिलरली शाकाज की बात करेंगे जो कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ दी इंडिया में रूल करते हैं, और ये सेंट्रल ओरिजिन, सेंट्रल एशिया से इनका ओरिजिन हो रहा है। तो वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दीज ऑल्सो लेटर ऑन। सिमिलरली आप देखिए यहां कुषाण का, आप यहां देख सकते हैं कुषाण के सिक्कों का, और ये कुषाण के एक किसी राजा का सैंडस्टोन स्कल्पचर है। सो बेसिकली अंडर 4.2 ये बात किया जा रहा है कि आगे चलकर इन किंग्स ने डिविनिटी ले ली थी, डिवाइन स्टेटस। डिवाइन स्टेटस का मतलब क्या है? जैसे कुषाण राजा खुद को, यू कैन सी, खुद को कह रहे हैं देवपुत्र, इन्होंने ये टाइटल ले लिया। देवपुत्र का मतलब क्या हो गया? सन ऑफ द गॉड। ये मोस्ट प्रोबेबली चाइनीज रूलर से इंस्पायर्ड थे, दैट्स व्हाई इन्होंने इस तरीके के टाइटल्स लिए। आप देख सकते हैं इनकी कितनी बड़ी ये इंस्क्रिप्शन या सॉरी स्कल्पचर आपको दिख रहा है। तो ऐसे कुषाण रूलर्स के स्कल्पचर आपके मत नियर मथुरा जो कि यूपी में है वहां भी मिला है। सिमिलरली अफगानिस्तान में भी ये सब मिला था। सो कुषाण्स हु वर द रूलर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दे वर वेरी वेरी माइटी रूलर्स, वेरी इंपॉर्टेंट रूलर्स। उनके बाद हम लोगों को गुप्ता एम्पायर की भी बातचीत करने को मिलती है। 4th सेंचुरी एडी में ये गुप्ता एम्पायर की भी बात होती है, और इन्होंने ये गोल्डन एज कहा जाता है हमारे आर्ट एंड कल्चर का, लिटरेचर में, इन्होंने कॉइन्स में, इंस्क्रिप्शंस में बहुत ज्यादा इनके बारे में जो हमें मिला है उसके थ्रू हम इनके स्टोरी, इनके हिस्ट्री को हम दोबारा से लिख सकते हैं, दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है आपके समुद्रगुप्त। गए समुद्रगुप्त के कोर्ट पोएट का नाम है हरिसेना। इनके बारे में जो प्रयाग प्रशस्ति है, जिसको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, संस्कृत भाषा में लिखी गई थी, ये उस दौर का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। अगर आगे बढ़ते हैं, अब देखिए इन राजाओं के बारे में परसेप्शन क्या था। देखो, कोई भी राजा होगा, उसके मुंह पर आप उसके खिलाफ बहुत ज्यादा गलत बातें नहीं कर सकते हैं। तो अधिकतर टाइम राजाओं के बारे में जो लिखा गया होगा वो अच्छा ही लिखा गया होगा, राजाओं को महान ही रिप्रेजेंट किया गया होगा। तो रेयरली आपको ऐसा मिलेगा कि ऑर्डिनरी लोग अपने थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो हिस्टोरियंस ने इसके लिए क्या किया है कि उस दौर के जो कुछ किताब हैं, जैसे जातक स्टोरीज हो गए या पंचतंत्र हो गए, तो जातक स्टोरीज या पंचतंत्र के थ्रू जो नॉलेज हमें मिलता है, जो स्टोरीज के बारे में हमें पता चलता है, उससे हमने उस दौर के स्थिति को अंदाजा लगाया। जैसे एक कहानी में कहा जा रहा है कि भाई लोगों की स्थिति खराब थी, रॉबर्स नाइट में आ जाते थे, टैक्स कलेक्टर्स ड्यूरिंग द डे आ जाते थे। ये बेसिकली ये था कि एक
गंदा तिंदु जातक स्टोरी है, जिसमें एक राजा अपना भेष बदलकर लोगों के बीच में जाता है ताकि वो अंदाजा लगा सके कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। और यहां पता उसको चलता है कि सारे लोग उसे कर्ज कर रहे हैं, उसके बारे में अच्छा नहीं कह रहे हैं, और ये सब चीजें इस स्टोरी से हमें पता चलती हैं, तो जिससे हमें एक अंदाजा लगता है कि उस दौर में स्थिति क्या होगी। सिमिलरली अगर हम आगे बढ़ते हैं, स्ट्रैटेजी फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन 5.2 में दिया जा रहा है कि धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ने लगा, टैक्स कलेक्शन, टैक्स डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तो यहां पे आपका प्रोडक्शन भी बढ़ता है, आयरन का इस्तेमाल किया जाने लगता है, प्लाउज में, हलों में आयरन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड इनवेरिएबली जो गंगा वैली, जहां पे आपका अलुवियल सॉइल है, हाई रेनफॉल होता है, वहां पे ये आयरन टिप्ड आपके प्लाउ शेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है कि आपके प्रोडक्टिविटी बढ़ने लगती है। इसके अलावा एक और फैक्टर दिया गया है कि इरिगेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है यहां पे, ताकि एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। सो यू कैन सी टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इरिगेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इरिगेशन किस तरीके से हो रही है यहां पे, आइदर थ्रू वेल, कुआं या टैंक के थ्रू इरिगेशन यहां पे इस्तेमाल की जा रही है या की जा रही है। सिमिलरली गाइस, अगर आप देखें डिफरेंसेस इन द रूरल सोसाइटी, यहां गृहपति की बात हो रही है। गृहपति कौन है? एक व्यक्ति है जो कि मास्टर है हाउस होल्ड का, घर का मुखिया है, और इसका कंट्रोल जो है ना अब घर की औरतों पे भी है, घर के बच्चों पर है, स्लेव्स पर है, एंड यहां के जो बच्चे हैं, आई हैव ऑलरेडी रिटन, तो स्लेव्स और वर्कर्स, इन सब पे गृहपति का कंट्रोल है। इन सब का एक कॉमन ही रेसिडेंस होगा, लेकिन गृहपति एक तरीके से ओनर है। यहां पे कुछ टर्म्स भी दिए गए हैं, जैसे देख सकते हैं लार्ज लैंड ओनर्स में, एक सेकेंड ब्लैक ले लूं, लार्ज लैंड ओनर्स उनको कहा जाता है वेलालार, प्लाउमैन को कहा जाता है उजवार, एंड स्लेव्स और अदिमाई। प्रीलिम्स में हम लोगों को टर्म्स पे फोकस करना होता है, इन टर्म्स से हमें पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या मतलब होता है। तो आप अगर देखें, ये जो हमारे गृहपति हैं, इनके बारे में पाली टेक्स्ट में बहुत कुछ लिखा गया है, एंड इन्हें कैटेगराइजेशन में सेकंड या थर्ड कैटेगरी के तहत डाल दिया जाता था। सिमिलरली तमिल टेक्स्ट में, जैसे मैंने इन सब का नाम लिखा आपको, तमिल टेक्स्ट में इन सब के बारे में भी बात की गई है। सो इनवेरिएबली लीगल टेक्स्ट में, क्योंकि जमीन जो आपका भूमि है, भूमि, लैंड बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हु वुड कंट्रोल द लैंड, इसके बारे में आपके लीगल टेक्स्ट में बहुत कुछ यहां पे उस दौर में लिखा गया है। सो एवरीवन, अगर हम लैंड ग्रांट्स की बात करें, जैसे एक टर्म देखिए अग्रहारा। अग्रहारा क्या है? वो लैंड है जो कि ब्राह्मण को ग्रांट कर दी गई है, और जिससे ब्राह्मण इज एग्जेम्प्टेड, ब्राह्मण को यहां पे लैंड रेवेन्यू देने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मण को यहां पे कोई भी राजा को ड्यू देने की जरूरत नहीं है। एंड ये बेसिकली ऐसे कई सारे, अगर बोलूं तो आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग इस टाइप के ग्रांट्स दिए जाते हैं। तो इस चैप्टर में, इस पार्ट में एक मेंशन किया गया है चंद्रगुप्त दो की डॉटर का। गाइस, उस जमाने में चंद्रगुप्त दो की डॉटर जो है प्रभावती गुप्ता, ये मैरिड है, और इनकी शादी वकाटकाज जो कि डेक्कन के पावरफुल डायनास्ट हैं उनके खानदान में हुई है। एंड यूजुअली महिलाओं को नहीं मिलता था जिसको कहेंगे संपत्ति पे अधिकार, बट शी हैड बीन गिवन, शी हैड एक्सेस टू लैंड। नाउ उस जमाने की बहुत कम महिला क्वीन में एक है आपकी प्रभावती गुप्ता, एंड यूजुअली इट माइट बी दैट हर स्टेटस इज एक्सेप्शनल। एक एक्सेप्शन है कि इनको जमीन या भूमि का पति, मतलब भू या लैंड इनको ग्रांट मिली, इनको मिलती है, बाद में ये डोनेट कर देती हैं, लेकिन ये दिस इज वेरी वेरी स्ट्रेंज, ये सब लोगों के साथ नहीं होता है कि आप महिलाओं को उस दौर में प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलना, दिस इज वेरी वेरी एक्सेप्शनल। सो गाइज, ये दिखाता है कि लीगल टेक्स्ट उस जमाने के जो थे, दैट वाज नॉट यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंटेड फॉर एवरीवन। सिमिलरली अगर हम देखें, नए टाउन्स, न्यू टाउन्स की उत्पत्ति होती है, नए नए शहर बनते हैं, जैसे आप पाटलिपुत्र की हमने बात की, ये रिवर रूट्स पे थे, उज्जैनी था, ये लैंड रूट्स पे है, सिमिलरली पुहार है, ये कोस्ट के पास है,
सिमिलरली मथुरा है, ये एक तरीके से आपका बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी का सेंटर हो जाता है। सिमिलरली जैसे हमने आईवीसी में पढ़ा, यहां भी जो अर्बन पॉपुलेशन है उनकी बहुत सारी फाइन नीड्स है, जैसे ये पॉटरी बॉल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली पॉटरी बॉल्स ऐसे ऐसे जो कि ग्लॉसी फिनिश के हैं, जिसको हम नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं। सिमिलरली ये लोग मोस्ट प्रोबेबली कई सारे मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर, ब्रोंज, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा। तो अधिकतर इन सब चीजों का इस्तेमाल जो उस वक्त के रिच लोग हैं वही कर रहे हैं। इसके अलावा टाउन्स में आपको हर तरह के लोग मिल जाएंगे, जैसे वॉशिंग फोक हैं, वीवर्स हैं, स्क्राइब्स हैं, कारपेंटर, पॉटर, गोल्डस्मिथ, ब्लैकस्मिथ, ऑफिशियल, रिलीजियस टीचर, मर्चेंट्स, किंग्स। एंड यहाँ पे कुछ टर्म्स है जैसे गिल्ड्स या श्रेणी, दीज वेर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स एंड मर्चेंट्स। इनका भी मेंशन किया गया है हमारे बुकों में। इसके अलावा अगर देखें, ट्रेड हमारा जो है बाहर के कई कंट्रीज के साथ है। हम लोगों के कनेक्शंस थे, जैसे चाइना के साथ हमारा साउथ ईस्ट एशिया में कनेक्शन है, हमारा अरेबियन सी के वाया हमारा कनेक्शन अरब वर्ल्ड में भी है, सेंट्रल एशिया में भी कनेक्शन है। सो वी हैव आवर ट्रेड लिंकेजेस विद एवरीवन। अब यहां पे अगर टर्मिनोलॉजी देखो तो देख सकते हैं, साउथ इंडिया में जो सक्सेसफुल मर्चेंट्स होते थे, दे आर बीइंग डेजिग्नेटेड एज मसातवन इन तमिल, और नॉर्थ इंडिया में इन्हीं के लिए सेठीज और सतवाहास, इनका टर्मिनोलॉजी यूज किया जा रहा है थ्रू प्राकृत लैंग्वेज। ये लोग बहुत रिच लोग होते थे। दे वुड कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस, सामान के तौर पे क्या ले जाते थे, जैसे नमक हो गया, अनाज हो गया, कपड़ा हो गया, मेटल के चीजें हो गई, फिनिश प्रोडक्ट्स है, स्टोन है, टिम्बर है, मेडिसिनल प्लांट्स है, ये सब लेकर जाते थे। रोमन एम्पायर को स्पाइसेस, मसालों की जरूरत होती थी, खासकर पेपर। इसके अलावा टेक्सटाइल, मेडिसिनल प्लांट्स, और ये सारी चीजें अरेबियन सी के माध्यम से आपके मेडिटेरेनियन तक पहुंचती थी। इसके अलावा आप देखिए लास्ट में न्यूमिस्मैटिक्स, एवरीवन, जो आपके सिक्कों का पढ़ने का जो स्टडी है ना, उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप, जैसे ये गुप्ता कॉइन को देख रहे हैं, इसमें जो भी चीज बनी हुई है उससे जो हम चीजें निकाल रहे हैं, नॉलेज जान रहे हैं इस इमेज से, इस का स्टडी करके कि भाई ये विजुअल एलिमेंट्स के अलावा ये किस धातु से बने एंड ऑल दैट ऑल कम्स अंडर न्यूमिस्मैटिक्स। मैंने पहले भी आपको गुप्ता कॉइन एंड ऑल दिखाया है। यहाँ पे देख सकते हैं पंच मार्क्ड कॉइन है, देखिए किस तरह पंचिंग की गई है, सिंबल्स का किस तरह इस्तेमाल किया गया है। सिमिलरली योद्धे कॉइन भी आपको नीचे में दिख रहा है। सो अलग अलग कॉइन्स हैं। नाउ एवरीवन, इंडो ग्रीक्स वेर द फर्स्ट टू इशू कॉइन्स, बट सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स जो है ना, कुशांस बड़े मात्रा में ये इशू करते हैं। तो कुशांस सबसे ज्यादा उस जमाने में इशू कर रहे हैं इन कॉइन्स को। इंडो ग्रीक्स वेर द फर्स्ट। एंड गाइस यहाँ पे जो कुशांस इशू कर रहे हैं कॉइन्स, दे वर यूजुअली वेट वाइज आइडेंटिकल, एंड जो उस वक्त के रोमन रूलर्स थे उनके भी जो कॉइन्स इशू हुए थे वो ऑलमोस्ट सेम टाइप के यहां पे दिख जाते थे। सिमिलरली अगर आप देखें ट्राइबल रिपब्लिक्स, ट्राइबल जैसे मैंने यहां दिया ना योद्धे कॉइन्स, ये ट्राइबल्स है पंजाब हरियाणा के, दे ऑल्सो हैड इशूड दीज कॉइन्स। लेटर गुप्ता रूलर्स भी बेहतरीन गोल्ड के सिक्कों को, गोल्ड कॉइन्स को इशू कर रहे हैं। सो ऑल दिस हैज बीन डन बाय देम। सिमिलरली इफ यू सी, लास्ट बैक टू बेसिक शुरुआती यही की थी जेम्स प्रिंसेप ने, खरोष्टी स्क्रिप्ट का जैसे इन्होंने डेसिफर किया। तो इन्होंने कैसे किया, तो 1838 में इन्होंने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को आइडेंटिफाई किया। सिमिलरली आगे चल के खरोष्टी को भी इन्होंने डेसिफर किया। ऑल दिस वाज डन। अब यहां पे देख सकते हैं एक अशोकन इंस्क्रिप्शन का इमेज, और अशोका के ब्राह्मी में अगर ये मार्कर था तो देवनागरी में दिस वुड मीन क, इसका मतलब च, इसका मतलब ढ, द, म, र। इस तरीके से ये तमाम स्क्रिप्ट्स को डेसिफर किया गया। फाइनली गाइस, एक जो हम लोगों को एक और चीज यहां देखने के लिए मिलती है, हिस्टोरिकल एविडेंस इनसे जो हमें मिलता है, जो हमने पहले ही बात की कि जैसे अशोका का नाम अशोका नहीं मेंशन किया जा रहा है, पियादशी, जैसे शुरू में ही कहा, पियादशी मींस प्लेजेंट टू बिहोल्ड।
सिमिलरली देवनम प्रिया, बिलवेड ऑफ द गॉड्स, इस तरीके के टाइटल्स का इस्तेमाल आपके अशोका ने किया। तो थ्रू दिस वी गॉट टू नो, अच्छा इन्होंने यहां पे अशोका के बारे में लिखा है। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हो जाते हैं। लिमिटेशंस क्या है? कई बार जो ये चीजें लिखी गई हैं अब उतने अच्छे से क्लियरली हमें समझ में नहीं आती, या तो ये डैमेज हो गई होंगी या लेटर्स जो है बड़े फेंट हो गए होंगे। तो कई बार रिकंस्ट्रक्शन जो है is not that easy. Similarly, if there is another perhaps more fundamental problem, और वो प्रॉब्लम ये है that not everything that we may consider politically or economically significant are recorded was necessarily recorded in inscription. सब चीजें आपको इंस्क्रिप्शन से शायद ना मिले। आखिरी में इस चैप्टर में टाइमलाइन दिया गया, यू कैन सी द टाइमलाइन, द मेजर पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स एंड major advances in epigraphy, ये आप देख सकते हैं। So again I am repeating everyone, this was a very brief, very quick description of your chapter 2। क्लास में आइए और इसको बृहद तौर पे पढ़ेंगे, घंटों में इसी चीज को समझेंगे। और दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एंशिएंट इंडिया एज वेल एज योर आर्ट एंड कल्चर। चलिए अगले चैप्टर में अगले दिन मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।